चलिए क्लास, आज हम पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे तुल्यांकी द्रव्यमान ज्ञात करना। ठीक है, तो तुल्यांकी द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए कि हमारे पास में 11 क्लास में हम टाइट्रेशन करते हैं, तो वहां भी कंपलसरी पड़ता है, जरूरत पड़ती है हमें निकालने के लिए कि तुल्यांकी द्रव्यमान कितना होता है, इसका कितना व्यवहार, और सवाल भी आते हैं इसके। चलिए, तो हम सवाल पढ़ते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन दिया है वो है हमारा KMnO4 का अम्लीय माध्यम में तुल्यांकी द्रव्यमान द्रव्यमान। ठीक है, तुल्यांकी द्रव्यमान देखते हैं इसका। चलो, कैसे हल करते हैं। हाँ, इसे हम हल करते हैं। देखो कैसे हल करेंगे। हमारे पास में जो रिएक्शन होती है, हमारे पास KMnO4 है। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट अम्लीय माध्यम में है, तो अम्लीय मतलब यहाँ हम ले लेते हैं H2SO4 ले लेते हैं। H2SO4 के साथ जब इसे हम मिक्स करते हैं तो हमारा K पे हमारे पास ऑक्सीजन संख्या लिख लेते हैं। ऑक्सीजन पर माइनस का 2 होता है, माइनस का 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पोटेशियम हमारा क्षार धातु होता है, इसका प्लस का 1 होगा। और मैग्नीज पर जो ऑक्सीजन संख्या होगी वो प्लस की हमारे पास कितनी होगी, 7 होगी। H2SO4 में यहाँ पर हमारे पास सल्फेट पूरा मूलक होता है, सल्फेट पर माइनस का 2 होता है, तो यहाँ पर हमारे पास प्लस का 1 होगा। ठीक है, इसको हम जब ये दोनों मिलाते हैं तो हमारे पास K जो होता है वो सल्फेट के साथ मिल करके बना लेता है, K2SO4 बना लेता है, K2SO4 बनाता है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जो Mn है वो हमारे पास जो Mn था वो हमारे पास Mn जो है वो Mn इसके साथ में मिल करके बना लेगा MnSO4। क्या बनाएगा, MnSO4 बना लेगा MnSO4 बना लेगा, प्लस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के हमारा जल खाड़ू बना लेगा। प्लस देखते हैं हमारे पास क्या बचता है। कुछ बच रहा है क्या यहाँ पे हमारे पास, बैलेंस फिगर देखते हैं। अभी तो कुछ नहीं लग रहा है, कुछ बच रहा है, शायद नवजात ऑक्सीजन प्लस बेस्ट बनती है हमारे पास। देखिए यहाँ पर हमारे पास में K कितना है, यहाँ K 2 है, तो यहाँ पर हमारे पास K कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। सल्फेट हमारे पास 2 J है, हमारे पास सल्फेट 1 है, यहाँ पे सल्फेट कितने हैं, 2 है, तो Mn कितना हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 से गुणा करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे हमारे पास सल्फेट कितने हो गए, तो 1 जो 2 J हो गए, 1 3 सल्फेट हो गए, तो यहाँ पे 3 से गुणा करा देंगे। हाइड्रोजन कितना हुआ, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर 3 से गुणा करा देंगे, हाइड्रोजन बराबर हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन 4 दूनी 8 ऑक्सीजन हो गया, तो 3 ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो 5 नवजात ऑक्सीजन यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। इसे बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन। कौन सी ऑक्सीजन है ये, नवजात ऑक्सीजन। ये अभिक्रिया के दौरान तुरंत प्राप्त होती है और यूज की जाती है। इसके बाद ये तुरंत ही खत्म, डेथ हो जाती है, अर्थात खराब हो जाती है। ठीक है, खत्म हो जाती है, यूज कर ली जाती है तुरंत ही। देखिए यहाँ पर हमारे पास सल्फेट मूलक माइनस का 2 होगा, यहाँ पर प्लस की 1 ऑक्सीजन संख्या होगी, 1 दूनी 2 होता है, 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास तुरंत किया जाएगा K2SO4। MnSO4 पर माइनस का 2 होता है, Mn पर हो जाएगा 2, हमारे पास हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो ऑक्सीकरण संख्या है, ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन कितना हो रहा है, परिवर्तन मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है, कमी हुई है। क्या हुई है, कमी हुई है। तो कमी कितने की हुई है, यहाँ देखो हमारे पास Mn मतलब K का तो बन रहा, Mn पे कितना है, माइनस प्लस का 7 है, यहाँ पे 7 में से हमारा इधर कितना चला गया, 2 चला गया, तो 4 7 में से 2 के कितना बच गया, 5 बच गया। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है KMnO4 का तुल्यांकी द्रव्यमान। जब इसका तुल्यांकी द्रव्यमान निकालना है तो हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है कि आणविक, है ना, आणविक द्रव्यमान। हमारे पास जो सूत्र होता है तुल्यांकी द्रव्यमान का वो होता है आणविक द्रव्यमान। सूत्र होता है हमारा आणविक द्रव्यमान, है ना, आणविक द्रव्यमान और वटे में होता है हमारा ऑक्सीकरण संख्या में यहाँ पर कमी है तो कमी होगी, अगर वृद्धि होती तो वृद्धि हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो रहा है कि हमारे पास आणविक द्रव्यमान। अब आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए देखिए हम कैसे निकालते हैं आणविक द्रव्यमान, इधर देख लेते हैं। यहाँ पर निकालकर
आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान किसका निकालना है, KMnO4 का निकालना है। KMnO4 का आणविक द्रव्यमान निकालना है तो हमारे पास K का जो होता है वो हमारा होता है 39 होता है। क्यों, क्योंकि 39 कैसे होता है ये तब देखेंगे। हमारे पास पोटेशियम, पोटेशियम जो होता है वो 19 होता है, तो 19 दूनी 38 से 39 का हमारे पास लगभग 39 होता है। इसी तरह हमारा मैग्नीज होता है, तो मैग्नीज का जो मैग्नीज होता है इसका होता है 55, कितना होता है 55 होता है, इसका 55 होता है, 55 होता है। प्लस का ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 के बारे 4 बार इसे हम हल करते हैं तो 39 प्लस का ये हो जाएगा 55, 16 चौका हो जाएगा 64। इसे जब आगे हल करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 39 प्लस का यहाँ पे हम करेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा, और 6 5 11, 11 कितना हो जाएगा, 11 के 11 ही रहेगा, ठीक है। 6 5 11, 5 4 9 रहा ना, इसलिए इसे जब हल करते हैं तो हमारे पास 9 9 18 हो जाएगा, 18 का 8 हासिल का 1 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास में कितना है 2 1 3, 3 और 1 कितना होगा 4 हो जाएगा, नहीं 4 नहीं, हाँ यहाँ पे हमारे पास में 9 9 18, 18 का 8 हो गया, हासिल का 1 रह गया ना, हासिल का 1 रह गया। अब हासिल का 1 रह गया तो देखो ये यानी 11 13 14 14 1 15 हमारे पास 158 आएगा, कितना आएगा 158, कितना आ गया 158, 9 9 18, 18 का 8 हो गया, और 11 और 3 13 14 हो जाएगा, 14 1 हासिल 15, ठीक है 158। तो यहाँ पर हमारे पास जो आया है वो इसका जो तो आणविक द्रव्यमान आया है वो आया है 158, और हमारे पास ऑक्सीजन संख्या में जो परिवर्तन था वो कितना था 5 था। तो इसे हम हल करते हैं तो 5 1 5, 5 3 15, 5 1 5, और हमारे पास 3 बच गया, 5 6 30 हो गया, 5 3 15 हो गया, 5 3 15, 5 1 5, 5 घटा दिया तो हमारे पास 3 बच गया, 5 6 30, तो लगभग 31.67 ऐसा कुछ आंसर आएगा हमारे पास में। जो तुल्यांक द्रव्यमान होगा काय का KMnO4 का किसमें अम्लीय माध्यम में, वो हमारा आएगा 31.6, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमने KMnO4 का तुल्यांक द्रव्यमान किसमें अम्लीय माध्यम में ज्ञात किया। अब इसी सवाल को हम देखेंगे क्षारीय माध्यम में, किसमें देखना है हमें क्षारीय माध्यम में, ठीक है। चलो इसे नोट करते हैं, अब करो इसे। चलिए अगला देखते हैं, इसी KMnO4 को हम लाएंगे किसके साथ में। अब हमें ये तो अम्लीय माध्यम हो गया, अब हम करेंगे क्षारीय माध्यम में, किसमें करेंगे क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया कराएंगे, किसकी KMnO4 की। अब हमें वहां पर तुल्यांक द्रव्यमान निकालना है, क्या निकालना है KMnO4 का। यहाँ पर हम देखेंगे क्षारीय माध्यम में, किसमें क्षारीय माध्यम में। तो क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया कराने के लिए हम क्या करेंगे, सोल्यूशन हमारा ऐसा रहेगा, कुछ देखिए ध्यान से। हमारे पास में KMnO4 प्लस का क्षारीय माध्यम का मतलब कोई सा भी क्षार ले सकते हैं, हमने ले लिया यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, ठीक है। इस क्रिया को कराएंगे तो हमारे पास K और ये जो हमारे पास जो है वो हमारे पास बन जाएगा, क्या बन जाएगा भी हमारे पास में K दोनों मिल जाएगा, हमारे पास बन जाएगा K2MnO4 बन जाएगा, K2MnO4 बन जाएगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों मिला करके हमारे पास जल का अणु बनाएंगे, ठीक है, जल का अणु बनाएंगे। अब जल के अणु बनने के बाद देखते हैं हमारे पास के कितने हो गए, 2 हो गए, Mn हमारा कितना हुआ 1 हुआ, ऑक्सीजन हमारे पास कितने 4 है, ऑक्सीजन कितना हमारे पास 4 है, ऑक्सीजन हमारे पास 4 थे, है ना, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन तो 4 हो गए। अब यहाँ पे हमारे पास में के कितना है हमारे पास, हाँ देखते हैं हमारे पास बन रहा नहीं बन रहा है, H2 बनेगा। के हमारे पास जो है यहाँ पर हमारे पास में क्षारीय माध्यम में जब हम रिएक्शन कराएंगे नवजात ऑक्सीजन के बनने के बाद में यहाँ पर हमारे पास में, क्योंकि हाइड्रोजन कितना होगा 2 होगा, 2 होने के बाद यहाँ पर 2 से गुणा कराएंगे, है ना, तो के 2 से गुणा करा देंगे। अगर इसे हम 2 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पे हम 2 से गुणा करा लेते हैं यहाँ पर भी, है ना, फिर यहाँ पे 2 से गुणा करा देंगे हम। अब इसे हम 2 से गुणा करा देंगे तो हमारे पास 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा। के Mn कितना हो गया, Mn भी हमारा 2 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया 2 हो गए, हाइड्रोजन वहां भी 2 है, ऑक्सीजन 2 हो गए, ऑक्सीजन कितना हो गया 2, ऑक्सीजन 2 हो गए, तो ऑक्सीजन 2 हमारे पास में आ जाएगा ऑक्सीजन, क्या आएगा नवजात ऑक्सीजन, क्या बच जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास नवजात ऑक्सीजन बच जाती है ना, क्या बचेगी केवल नवजात ऑक्सीजन बच जाएगी, एक ही वही बचेगी, कितना बचेगी
केवल। अब यहाँ पर हम ऑक्सीकरण संख्या देखते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था देखते हैं। देखो ऑक्सीजन का होता है -2, तो -2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 दूनी हमारा ऑक्सीजन का हो जाएगा -8 हो जाएगा ऑक्सीजन का। और यहाँ पोटेशियम का आप जानते हैं कितना होता है, +1 होता है, तो 8 में से प्लस का बन जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 7, क्योंकि ये वाला योग दोनों हमारे पास जो होते हैं वो 0 आने चाहिए। तो माइनस के साथ वो माइनस के 8 और प्लस के 8 जो होंगे वो कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर हमारे पास इस वैल्यू को समझ में आ गया, हमने कैसे निकाला था। के का हमारे पास +1 हो जाएगा, Mn का जो ऑक्सीजन अवस्था होगी यहाँ पर प्लस की 7 होगी। हाइड्रोक्साइड जो होता है वो हमारा टूट जाता है, किसमें टूटता है, H+ में और OH- में। ये टूटता है K+ में टूटता है, OH टूटता है माइनस में। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास माइनस का 4 हो जाएगा, -2 और यहाँ पर हमारे पास 4 दूनी माइनस का 8 हो जाएगा। पोटेशियम का +1 होगा, प्लस के 1 से 2 चला जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 6 बचेगा। कितना बचेगा, ऑक्सीजन समझता है कितनी बचेगी, 6, वो भी काय की होगी प्लस। ठीक है, बाकी हमें देखना नहीं। ये जो है वो हमारी नवजात ऑक्सीजन है, जो हमने अभी पहले सीखी थी, उसी से बन जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं, इसे हल करते हैं। तो हमारे पास ये हमें समझ में आ गया कि हमारे पास जो ऑक्सीकरण संख्या है, ऑक्सीकरण संख्या में जो कमी हो रही है, वो कमी कितने की है, कमी। ऑक्सीकरण संख्या में जो कमी हुई है Mn की, वो हमारे पास कितना था, 7 में से 6 चला गया, तो हमारे पास कितना बचा, 1 बच गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर तुल्यांकी द्रव्यमान निकालते हैं। क्या का, KMnO4 का, ये हमारा सवाल है। KMnO4 का तुल्यांकी द्रव्यमान है ना, क्या निकालना है, KMnO4 का तुल्यांकी द्रव्यमान किसमें निकालना है, ये हमें क्षारीय माध्यम, किसमें, कौन सा माध्यम है, क्षारीय माध्यम में है, क्षारीय माध्यम। चलो ये तो हमने पहले लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, ना लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ पे देखो ये जो होता है वो होता है आणविक द्रव्यमान। कितना होता है, आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान क्या होगा, KMnO4 का। क्या निकालना है ना, KMnO4 का निकालना है। अब आणविक द्रव्यमान KMnO4 का आणविक द्रव्यमान, आणविक अभी हमने देखा था आणविक द्रव्यमान कितना आया था, आणविक द्रव्यमान KMnO4 का आणविक द्रव्यमान, और बटे में हो जाएगा ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन, यानी कि कमी। ऑक्सीकरण संख्या में काफी बार कमी हो रही है ना, तो कमी, ऑक्सीकरण संख्या में कमी, कितनी कमी हो रही है वो देखना है। ठीक है, तुल्यांकी द्रव्यमान यहाँ पर हमारे पास जो है KMnO4 का तुल्यांकी द्रव्यमान अभी हमने निकाल के पहले देख लिया था, कितना आया था, 158 आया था। ऑक्सीकरण संख्या में जो कमी हो रही है वो कितनी हो रही है, हमारे पास 1 की हो रही है। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो तुल्यांकी द्रव्यमान होता है क्षारीय माध्यम में KMnO4 का, तो वो हमारा रहता है 158। कितना रहता है, 158 रहता है। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट भी बोलते हैं इसे, तुल्यांकी द्रव्यमान को हम इक्विवेलेंट वेट भी बोलते हैं, इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, अब हमारे पास 2 क्वेश्चन हल कर चुके हैं हम, ये क्षारीय माध्यम में और अम्लीय माध्यम में, दोनों माध्यम हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कितने तुल्यांकी द्रव्यमान जो निकालेंगे वो किकाय का KMnO4 का निकालेंगे। तो KMnO4 का तुल्यांकी द्रव्यमान हमें किसमें निकालना है, अब हमें निकालना है उदासीन माध्यम में। किसमें निकालना है, उदासीन माध्यम में। ठीक है, यहाँ पर तो ये हमारे पास में क्षारीय माध्यम हो गया और अम्लीय माध्यम हो गया। अब इसी सवाल को हम उदासीन माध्यम में करके देखते हैं, तो उदासीन माध्यम में कितनी वैल्यू आती है वो भी हम फाइंड करते हैं, तभी हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे हम रख करते हैं। अगला क्वेश्चन तो यही है KMnO4 का, ही है KMnO4 का तुल्यांकी द्रव्यमान निकालना है। क्या निकालना है, हमें निकालना है तुल्यांकी द्रव्यमान, तुल्यांकी द्रव्यमान निकालना है। तुल्यांकी द्रव्यमान किस माध्यम में निकालना है, उदासीन में। किसमें निकालना है, उदासीन माध्यम में, उदासीन माध्यम में। ठीक है, देखिए अब हमारे पास जो है वो हमारा क्या है कि हम यहाँ उदासीन माध्यम हमारे पास में जल का साथ रिएक्शन करा देंगे, MnO4 प्लस जल के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे। तो जल के साथ इसकी जब रिएक्शन कराते हैं, तो जल के साथ जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास देखिए क्या बनता है उदासीन माध्यम में। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमारे पास में इसकी जो ऑक्सीजन होगा वो -2 होता है, K का +1 होगा, इसका हो जाएगा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7। ये हमारा 2 भागों में टूट जाता है, ये टूटता है H+ में टूटता है और टूटता है OH- में। ठीक है, ये जो K और ये OH आपस में दोनों मिल जाएंगे और मिल करके ये बना लेंगे, क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे KOH। कितना बना लेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। और Mn है ना, ये Mn और ये Mn और ऑक्सीजन के साथ मिलकर के, मतलब MnO4 वाले का टूट करके बन जाएगा, वो बना लेगा MnO2 बना लेगा। क्या बना लेगा, MnO2 बना लेगा। ये बना लेगा मैग्नीज का मैग्नीज बन जाता है, MnO2 बना लेगा। ठीक है, बाकी का यहाँ पर देखिए क्या बनता है, बाकी का जल का अणु बनता है क्या, देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास K कितना है, K हमारे पास 2 है ना,
देखो के हमारे पास कितना है, के हमारे पास वहां भी एक है। चलो इसे हम रफ करते हैं, इधर का हटा देते हैं, थोड़ा दिक्कत आ रही है, इसीलिए इसे थोड़ा रफ इधर के साफ कर लेते हैं। देखिए भाई इसे हमने साफ कर लिया थोड़ा सा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। ये जो वैल्यू आई है उसको देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर हमारे पास Mn कितना है, एक है। यहाँ पर हमारा Mn एक है। यहाँ पर हमारे पास पोटेशियम कितना है, एक है। यहाँ भी पोटेशियम कितना है, एक है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, है। तो 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारा यहाँ पर क्या बन रहा है, देखते हैं। हमारे पास अगर हम इससे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं किसको, KOH को, तो यहाँ पे हमारे पास के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ भी मल्टीप्लाई 2 से करना पड़ेगा। Mn कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ भी हमारे पास में 2 से गुणा करनी पड़ेगी, पड़ेगी ना, ठीक है। हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 2 है। हाइड्रोजन कितना हुआ, 2 हाइड्रोजन हमारे पास बराबर हो गया 2। 4 दूनी 8 और कितना हुआ, 9। हमारे पास में जो ऑक्सीजन है वो कितनी हो गई, 9 हो गई। 4 दूनी 8, 8 2 कितना हुआ, 4 दूनी 2 दूनी 4 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पे नवजात ऑक्सीजन बच गई। तो नवजात ऑक्सीजन यहाँ पर जो हमारे पास बच जाएगी, वो नवजात ऑक्सीजन हमारे पास देखते हैं कितना बच रही है भाई। यहाँ पर वैलेंसी आ रही है ना, 2 के कितना है, 2 के यहाँ भी है, 2 के यहाँ भी है। हमारे पास Mn कितना है, 2 है। यहाँ पर भी हमारा Mn 2 है। यहाँ ऑक्सीजन हमारे पास 4 कितना हुआ, 8 ऑक्सीजन हो गई। इधर 8 ऑक्सीजन है। यहाँ पर ऑक्सीजन एक और है। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी हो रही है, 2 ये हो रही है। और 2 दूनी 4 ये हो रही है। 4 और 2 कितने हो गई, 6 हो गई। तो ऑक्सीजन हमारे पास बचता है 2, है ना। 2 ऑक्सीजन बचता है। तो यहाँ पर 2 आना चाह रहा है अभी। क्या 2 आने से वैलेंसी पूरी हो रही है? देखते हैं भाई, दोनों को आने की वैलेंसी पूरी हो रही है क्या अभी? हाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। और ऑक्सीजन बैलेंस होने के लिए यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा कितना, 3। देखो कैसे हुआ, हमारे पास 4 दूनी 8 ऑक्सीजन ये है, 1 ऑक्सीजन ये 9। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ये है, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन ये हो गया, 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारी बराबर हो जाती है। यहाँ देखते हैं ऑक्सीकरण संख्या में, है ना, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि कितनी हुई है, कमी कितनी हो रही है ना। कमी देखते हैं, कमी या फिर परिवर्तन बोल देते हैं, सीधा सीधा था परिवर्तन। देखते हैं कितना परिवर्तन हो रहा है इसमें। परिवर्तन यहाँ देखो, माइनस का हमारे पास 2 होता है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 2 दूनी हो जाएगा माइनस का 4। तो 4 ये हो जाएगा, तो ये होगा प्लस का 4। तो यहाँ पर Mn जो होगा उसकी हो जाएगी प्लस की 4 ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, प्लस की 4 ऑक्सीजन बचता है। ये तो माइनस का ही होगा, माइनस का 1 होगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 1। नवजात ऑक्सीजन तो हमारा है ही, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखते हैं हमारे पास क्या है। यहाँ पर हमारे पास में, यहाँ देखो हमारा Mn की ऑक्सीजन संख्या हमारे पास कितनी से, 7 से कितनी हो गई, 7 से कितनी हो गई, 4 हो गई। 7 से 4 हो गई, इसका मतलब हमारे पास कितना परिवर्तन हुआ, 3 की कमी हो गई। 3 की कितनी हो गई, कमी हो गई, ठीक है। तो हम तुल्यांकी द्रव्यमान निकालते हैं। किसका तुल्यांकी द्रव्यमान निकालना है, वो हमें निकालना है KMnO4 का। KMnO4 का तुल्यांकी द्रव्यमान, तुल्यांकी द्रव्यमान। जब तुल्यांकी द्रव्यमान निकालेंगे तो हमारे पास में जो होगा KMnO4 का आणविक द्रव्यमान, KMnO4 का आणविक द्रव्यमान, है ना, आणविक द्रव्यमान, द्रव्यमान अवटे में हो जाएगा ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो जाएगी। ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो जाएगी, कमी। चलिए अक्षर इसका जो आणविक द्रव्यमान है वो हमने पहले सवाल में निकाल लिया था। कितना आया था, 158 आया था, 158 आया था। ऑक्सीकरण संख्या में जो कमी है वो कितनी है, 3 है। तो इसे हम डिवाइड करते हैं तो 3 बन जाए 3, मतलब 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 एकम कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, है ना। 3 एकम 3, यहाँ पे देखते हैं 15 और 3 दूनी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 8 है। 3 दूनी कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है, 6। अब यहाँ पे हमारे पास में 6 2 बच जाएगा, तो 3 6 18 आ जाएगा, 3 6 18 आ जाएगा, 18, है ना, 3 6 18 आ जाएगा। तो ये हमारे पास में कुल मिलाकर के 52 पॉइंट कितना आएगा, 52 पॉइंट हमारा 6, 52.6। बस यही हमारे पास में जो है फाइनल आंसर हो जाता है कि उदासीन माध्यम में KMnO4 का जो तुल्यांकी द्रव्यमान होता है वो होता है 52.6 होता है, ठीक है। चलिए इसी तरह से हम KMnO4 का हमने ज्ञात किया। आप K2Cr2O7 का भी ज्ञात कर सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट सबका भी निकाल सकते हैं इसीलिए, ठीक है। चलिए इसे हम करते हैं। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
हमारे पास नेक्स्ट सवाल क्या है, चलो सवाल नंबर अगला देखते हैं। हमारे पास K2Cr2 K2Cr2O7 K2Cr2O7 का अम्लीय माध्यम में तुल्यांकी द्रव्यमान जिस तरह से हमने पोटेशियम परमैंगनेट का निकाला था उसी तरह से हम इसका भी निकालेंगे, बस केवल फार्मूला बदल गया है, बाकी प्रक्रिया सबकी वही है। यहाँ पर हमारे पास K2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा Cr2O7 आ जाएगा, ठीक है 7 आ जाएगा। यहाँ पर अम्लीय माध्यम का मतलब H2SO4 ले लेंगे हम यहाँ पर, और यहाँ पर इसी रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास देखो क्या है ऑक्सीजन। यहाँ पर हमारे पास ये जो है ना वो टूट जाता है, ठीक है। इस पर होता है -2, इस पर होता है हमारे पास +1 होता है, तो -7 दूनी कितना हो गया 14 हो गया। यहाँ पे +2 चला गया, तो +2 चला गया, यहाँ बच गया हमारे पास कितना 12 है, तो 12 को 2 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ पर रहेगा प्लस का कितना रहेगा 6 रहेगा, प्लस का कितना रहेगा प्लस का रहेगा 6, ठीक है। यहाँ SO4 इस पे हमारे पास पूरे पे -2 होता है, तो इस पर हो जाएगा +1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा +1। देखते हैं यहाँ पर हमारे पास में K है वो हमारा सल्फेट के साथ मिलकर बना लेगा K2SO4 बना लेगा, कितना बनाएगा K2SO4 बना लेगा। इसी तरह से हमारे पास पोटेशियम यानी क्रोमेट और SO4 दोनों आपस में मिल जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्रोमेट होता है, इस पर होता है +2 होता है, +2 होता है ना। क्रोमेट पर हमारे पास में K2Cr जो क्रोमेट होता है ना वो हमारे पास 3 वाला होता है। क्रोमेट कितना है यहाँ पे 3 वाला है, 3 दूनी 6, 3 वाला है यहाँ पे, तो ये बन जाता है K2Cr है ना। Cr यहाँ पे +3 है, यहाँ पर SO4 कितना है -2 है, तो यहाँ पर जो फार्मूला बनाते हैं तो हमारे बन जाता है CrSO4 यानी Cr2 और SO4 का होल थ्राइस, Cr2SO4 का होल थ्राइस ये बन जाता है ना, Cr2SO4 का होल थ्राइस, Cr2SO4 का होल थ्राइस बन जाता है। तो इसे हम यहाँ बना लेते हैं, Cr2SO4 को बना लेते हैं, यहाँ बन जाएगा Cr2SO4 का होल थ्राइस, Cr2SO4 का होल थ्राइस। मैं ये भी देख लेते हैं हम फार्मूला किस तरह बनाते हैं, ठीक है। बाकी आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों मिलकर के बना लेंगे जल का मॉलिक्यूल, क्या बना लेंगे जल का अणु बना लेंगे। अच्छा और देखते हैं क्या बचता है, शायद नवजात ऑक्सीजन बचती होगी, देखते हैं कैसी बचती है। या इसमें हम ये थोड़ा हटाते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे थोड़ा साफ दिखेगा, इसलिए मैं इसे थोड़ा हटाता हूँ। देखें हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम ऑक्सीकरण संख्या लगाते हैं तो इस पर होती है -2 होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा +1 हो जाएगा। सल्फेट में हमारे पास -2 होता है, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 3 दूनी हो जाएगा 6, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6, यहाँ पर हमारे पास में 2 है ही, तो यहाँ पर हो जाएगा +3, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे +6 आएगा, वो -6 दोनों हमारे बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन कितना हुआ, ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन, यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या में जो परिवर्तन होगा वो परिवर्तन हमारे पास हो जाएगा कितना, यहाँ पर भी 6 से हमारे पास परिवर्तन जो हुआ है वो 3 में हुआ है, अर्थात हमारे पास परिवर्तन जो हुआ है 3, अर्थात हमारे पास 3 की कमी हो गई। कितनी कमी हो गई 3 की कमी हो गई, कितने की हो रही है 3 की कमी हो रही है ना, कितने की कमी हो रही है 3 की कमी हो रही है। तो इससे हम आगे हल करते हैं, देखो हमारे पास 3 की कमी हो जाती है। चलिए एक तरफ से हम ये देखते हैं कि हमारे पास परिवर्तन यही लगता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे ध्यान से देखना कि हमारे पास में ऑक्सीकरण संख्या कितनी है 6 है, तो 6 दूनी कितना हो गया, यहाँ पे हमारे पास 12 हो गया, और ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे कितनी हो गई, यहाँ पर हमारे पास 3 दूनी कितना हुआ 6 हुआ। तो हमारे पास परिवर्तन जो होता है वो हमारे पास 6 का दिखा रहा है, कितने का दिखा रहा है 6 का दिखा रहा है, ठीक है ना। आपको कहीं गलत मत करना बैठना भाई। तो यहाँ पर हम ये तुल्यांकी द्रव्यमान निकालते हैं, क्या K2Cr2O7 का तुल्यांकी द्रव्यमान निकालेंगे, तुल्यांकी द्रव्यमान जब निकालेंगे तो हम ऐसे निकालेंगे, क्या आएगा हमारे पास जो होगा K2Cr2 का आणविक द्रव्यमान, K2Cr2 का आणविक द्रव्यमान, तो K2Cr2 का आणविक द्रव्यमान जो होता है वो होता है 294, कितना आता है बेटा 294 आता है, 294 और 294 होता है इसका आणविक द्रव्यमान, है ना। और बटे में हमारे पास क्योंकि ऑक्सीजन संख्या परिवर्तन कौन सा है ये नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास देखो Cr2 है ना, Cr2 2 है, यहाँ पर में Cr2 है, तो यहाँ पर हमारे ऑक्सीजन संख्या कितनी है 6, तो 6 दूनी 12
और 3 दूनी कितना हुआ 6, तो 6 12 में से 6 जाएगा, कितना बचा 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है, वो कमी हो रही है। तो इसे हम डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने के बाद में हमारे पास में लगभग में ये हमारे पास 49.04 आ जाता है। और यही हमारा आंसर रहता है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक, चलिए। और इसी तरह से इसे हम K2Cr2O7 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है, इसके हम जो है अम्लीय माध्यम, क्षारीय माध्यम और उदासीन माध्यम, तीनों माध्यम में हम तुल्यांकीय द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, बस चलिए आगे देखते हैं, नया क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चलिए एक और हम निकाल लेते हैं, मोहर लवण। काफी बार पूछा हुआ सवाल है, मोहर लवण का तुल्यांकीय द्रव्यमान, ठीक है। मोहर लवण का तुल्यांकीय द्रव्यमान हम ज्ञात करते हैं, तो हम कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए हमारे पास मोहर लवण का जो सूत्र होता है वो होता है हमारे पास में फेरस अमोनियम सल्फेट होता है ना, FeSO4 इंटू, है ना, फेरस अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस और SO4 इंटू, यहाँ पर जो जल के अणु होते हैं वो होता है 6H2O। देखो ये सूत्र बना कैसे था, इसमें जो हमारे पास मोहर लवण होता है वो 2 लवणों का मिश्रण होता है, द्विलवण भी बोलते हैं, इसे हम द्वित लवण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विलवण भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें एक तो फेरस सल्फेट है जिसका सूत्र होता है, अच्छा फेरस है, फेरस और फेरिक 2 अंतर होते हैं। एक होता है फेरस और एक होता है फेरिक। तो फेरस वो होता है, फेरस और फेरिक में दोनों में अंतर ये होता है कि फेरस जो होता है वो होता है प्लस का 2 ऑक्सीकरण अवस्था वाला, फेरिक होता है वहां पर ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ जाती है तो वो हो जाता है प्लस का 3 ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, तो यहाँ पर फेरस सल्फेट होता है और दूसरा जो नंबर होता है, पहले पे फेरस सल्फेट होता है, दूसरा होता है अमोनियम सल्फेट। कौन होता है, दूसरा होता है अमोनियम सल्फेट। कौन होता है, अमोनियम सल्फेट। अब जो अमोनियम सल्फेट होता है, तो अमोनियम सल्फेट में हमें पता आता है कि NH4, अमोनियम का कितना होता है, NH4 होता है, सल्फेट होता है SO4 होता है, ये होता है माइनस का 2 होता है, अमोनियम पर प्लस का 1 होता है, दोनों का फार्मूला बनाते हैं तो ये बन जाता है NH4 यहाँ पर 2 आ जाता है इंटू, और ये हमारे पास SO4, यहाँ पर देखो यहाँ पर 1 है तो वो यहाँ आ जाएगा, इससे हम लिखें या ना लिखें तो हमारा सूत्र बन जाता है NH4 का होल ट्वाइस और SO4, ये हमारा बन जाता है अमोनियम सल्फेट। तो इन दोनों का मिश्रण जो होता है और साथ में सॉरी 6 अणु जो होते हैं वो जल के होते हैं, तो उसे बोलते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें इसका तुल्यांकीय द्रव्यमान निकालना है। क्या निकालना है हमें, तुल्यांकीय द्रव्यमान निकालना है। तो देखो तुल्यांकीय द्रव्यमान निकालने के लिए पहले हम इसे हीट करेंगे। क्या करेंगे, इसके अणु को हीट करेंगे, तो ये जो होता है वो हमारा टूट जाता है। हम क्या करता है, वो हमारा टूट जाता है ना। इसे हम अम्लीय माध्यम में कराएंगे, इस रिएक्शन को किस में करा है, अम्लीय माध्यम में। किस में कह रहा है, अम्लीय माध्यम में कह रहा है, तो अम्लीय माध्यम का मतलब H2SO4 होगा। कौन होगा, H2SO4 होगा। तो H2SO4 के साथ इसकी जब क्रिया कराते हैं, तो H2SO4 के साथ जब इसकी क्रिया कराएंगे, ठीक, तो हमारे पास में जो होगा वो ये हमारे पास जो टूट करके बन जाता है, यहाँ पर देखो ध्यान से, वही मिक्सचर बन जाएगा। इसका क्या बनेगा, यहाँ पे फेरस होता है वो फेरिक में बदल जाता है। फेरस जो होता है किसमें बदलता है, फेरस जो होगा वो बदल जाएगा इसमें फेरिक में। किसमें बदलेगा, तो फेरिक में, क्योंकि और किसी में परिवर्तन होगा नहीं, इसी तरह रिएक्शन हो जाएगी जो पहले किए थे हम। बस फेरस का फेरिक में बदल जाता है, बस यहाँ याद रखना। तो फेरस पे जो होगी ऑक्सीकरण अवस्था जो होगी वो हमारे पास प्लस की कितनी होगी, प्लस की 2 होगी। और फेरस में फेरिक में बदलने के बाद में ये हमारे पास जो ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी वो कितने वाली हो जाएगी, प्लस की 3 वाली हो जाएगी। प्लस की कितने वाली हो जाएगी,
3 वाली हो जाएगी। मतलब यहाँ पर जो हमारे पास में सल्फेट बन जाएगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा Fe2 और SO4 का होल थ्राइस, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास कुछ ऐसा निकल के आ जाएगा। यहाँ पर Fe से कितना बन जाएगा, Fe से बन जाएगा Fe2, कितना बन जाएगा, Fe2 बन जाएगा। जब Fe से Fe2 बन जाएगा तो इसे हम बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में इसे क्या करेंगे, यहाँ पर देखो बराबर तो है नहीं, इसे बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का दिखता है तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर 2Fe आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 2Fe, मतलब Fe2 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, Fe2 बन जाएगा। Fe बन जाएगा 2, कितना बनेगा, Fe2। यहाँ पर हम आक्षेपण अवस्था भी लगा सकते हैं, प्लस का 2 है, यहाँ पर आक्षेपण अवस्था कितनी, प्लस की 3 है। तो यहाँ देखो यहाँ पर प्लस का 2 है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे हमारे पास प्लस की कितनी, 3 है, 3 दूनी कितना हुआ, 6 हुए। यहाँ पर 2 है, कितने हैं, 2 है। तो यहाँ पे हमारे पास में 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ कितना हो गया, 3 हो गए। तो हमारे पास में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करें, अगर हम यहाँ पर देखें कि हमारे पास में जो आक्षेपण अवस्था में से जो इलेक्ट्रॉन वृद्धि है कितने की है, 2 की वृद्धि। तो हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। तो देखो यहाँ पर भी हमारे पास यही है, क्या है, यहाँ पर जो हमारे पास परिवर्तन हुआ है वो कितने का हुआ था, यहाँ पर हमारे पास 2 में हमारे पास वृद्धि हो रही है ना, 2 में 2 से 3 हो रहा है, 2 से कितने हो रही है, 3 हो रही है, 2 से कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, अर्थात वृद्धि हो रही है। और वृद्धि का हो रहा है, वृद्धि हो रही है कितनी की, 1 की हो रही है, कितनी की हो रही है, 1 की हो रही है। तो यहाँ पर हम तुल्यांकी द्रव्यमान निकालेंगे, तुल्यांकी द्रव्यमान, तुल्यांकी जब द्रव्यमान निकालेंगे काय का, फेरस अमोनियम सल्फेट का, तो फेरस अमोनियम सल्फेट का मोलर द्रव्यमान। अब इसका मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए आपको Fe का जो आणविक द्रव्यमान बोला, Fe का द्रव्यमान लगाना पड़ेगा और अणुभार लगाना पड़ेगा, सल्फर का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का, सल्फर का, ऑक्सीजन का 4 बार, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन और H2O का लगाना पड़ेगा। ये कुल मिलाकर जो आता है वो हमारा 392 के लमसम में आता है। कितना आता है, 392.1 कुछ ऐसी आता है। ठीक है, वृद्धि कितनी हो रही है, 1 की हो रही है। तो हमारे पास तुल्यांकी द्रव्यमान हो जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा, तुल्यांकी द्रव्यमान जो होगा 992.1 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो परिवर्तन हो रहा था वो केवल 1 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। कितने का दिखा रहा है, केवल 1 का ही दिखा रहा है। तो इसलिए हमारे पास यही आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी सीरीज को बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते हैं नए सवाल की ओर। आगे हम देखेंगे नए सवाल, इसी लेवल का सवाल है। देखो कितना इम्पोर्टेंट सवाल है, मजेदार सवाल है। चलिए, सवाल आपको दे रखा है कि 2SO4, ये तो हमने निकाल लिया एक अपक्रिया में। हाँ, ये तो सवाल दिखा है, एक अपक्रिया में हमारे पास सवाल है, एक अपक्रिया में NaIO3 का आयनन कितना, आयनन नहीं अपचयन है बेटा, आयनन नहीं अपचयन का अपचयन। ठीक है, अपचयन जो है, अपचयन I- में हो रहा है, I- में हो रहा है, होता है, I- में होता है, I- में होता है। तो पूछा है NaIO3, वो पूछ रहा है कि NaIO3 का तुल्यांकी द्रव्यमान कितना होगा, तुल्यांकी द्रव्यमान ज्ञात करें। ये हमारा सवाल रहा। इसको जब हल करते हैं तो देखें भाई कितना आएगा हमारे पास निकल के। इसे जब हल करेंगे
चलिए देखते हैं सवाल। हमारे पास सवाल क्या कह रहा है। हमारे पास सवाल दे रखा है कि एक अभिक्रिया में NaIO3 का अपचयन आई हो रहा है। ठीक है, हमसे कह रखा है, हमें दे रखा है सवाल में गिवेनस हमें क्या दिखा है, दे रखा है, हमें दे रखा है कि Na और O3 NaIO3 का जो हमारे पास तुल्यांकित द्रव्यमान दे रहा है, निकालने को कह रहा है। तो उसमें क्या है कि इसका जो अपचयन हो रहा है वो अपचयन किसमें हो रहा है, वो अपचयन हो रहा है I- में। कितने हो रहा है, I- में। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था देख लेते हैं। यहाँ पर तो हमारे माइनस का सोई कर ही रहा है, माइनस का एक। यहाँ पर हमारे पास 3 दूनी कितना हो जाएगा, -6। यहाँ पर सोडियम का कितना होगा, प्लस का बनेगा। तो यहाँ पर जो आई होगी वो हो जाएगी -6 हो जाएगी, 6 में से 1 चला जाएगा। तो यहाँ पर आई जो होगी वो हमारे पास +1 बचेगी। कितने वाली बचेगी, +1। तो यहाँ +1 है, कौन है, आई है। यहाँ इस आई का हमारे पास बन रहा है, आई से I- बन रहा है। कितना बन रहा है, आई से, है ना, आई से आयोडीन से आयोडाइड बन रहा है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर हमारे पास में ऑक्सीकरण अवस्था अगर देखिए तो यहाँ +5 है, यहाँ प्लस का कितना है, -1 है। तो मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो 5 पहले से ज्यादा, इसमें 1 और कम हो गया। अगर यहाँ 0 होता तो यहाँ 5 की अधिकता थी। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के देखो, माइनस का मतलब ये होता है किसी ऊपर माइनस चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है तो माइनस चार्ज ये बताता है कि उसके पास कमी है। कितने की है, मतलब कमी हो गई है। कितनी हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, यहाँ +5 है तो यहाँ पे इसमें पास मतलब फालतू इलेक्ट्रॉन पड़ा है। तो यहाँ पर हमारे पास +5 दिया है, तो ये +5। अगर यहाँ 0 होता, ये माइनस नहीं होता तो यहाँ पर 5 अधिक थे। अब ये माइनस का है तो मतलब 1 और कम है। तो 1 और कम का मतलब यहाँ पर 6 हो गए। तो इसे हम बैलेंस से पूरी करते हैं तो वो हमारे पास में आ जाएगा I प्लस का कितना आ जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और यहाँ पे बन जाएगा I- का, कितना बनेगा, I- का। ठीक है, अब ये बराबर हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर -6 कितना होता है, -6 होता है। तो -6, ये -6 यहाँ पर कितना है, +5। तो ये से घटाएंगे तो -1, यहाँ पर कितना है, -1। तो ये हमारा बराबर होता है। ठीक है, इसीलिए हमने ये लगाया था, समझ में आ गया ये। चलिए अब इसका हम देखते हैं हमें क्या निकालना है, तुल्यांकित द्रव्यमान। तो तुल्यांकित द्रव्यमान निकालने के लिए हमारे पास एक ही फार्मूला है, क्या है कि हम यहाँ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, NaIO3 का जो हम लगाएंगे आणविक द्रव्यमान और बटे जो हमारे पास परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन लगाएंगे। परिवर्तन कितने का हमारे पास, 6 का हो रहा है। कितने का इलेक्ट्रॉन है हमारे पास में, कुल मिलाकर हमारे पास कितना है, 6 है। कितना है, 6 है। 6 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, हमारा जो आंसर होगा वो हमारा निकल के आ जाएगा भाई। और इसमें जो आंसर इसका निकल के आएगा वो हमारे पास में देखते हैं कितना आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका हम तुल्यांकित द्रव्यमान निकाल रहे हैं, काय का, NaIO3 का तुल्यांकित द्रव्यमान निकालेंगे। तुल्यांकित द्रव्यमान, तो तुल्यांकित द्रव्यमान जो है इसका जो मोलर द्रव्यमान होगा, मोलर द्रव्यमान होता है 198 और परिवर्तन कितने का रहा है, 6 का हो रहा है। 6 से डिवाइड करा देंगे तो हमारा आएगा 6 × 12 = 6, 3 × 18, 3 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए।